ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और हमने ग्राफ देखा था। आज हम देखेंगे इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स हैं जो इक्विलिब्रियम पे होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को गवर्न करते हैं, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे इक्विलिब्रियम चलता है या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स गवर्निंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पे क्या क्या चीज़ें हैं जो इफेक्ट होती हैं। अब जैसे कोई भी एक रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी, ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको देगा सी प्लस डी। ठीक, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ अगर कुछ है तो दैट इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर रिएक्शन इधर से इधर चल रहा है इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इधर से अगर इधर चल रहा है इसे हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए प्लस बी, ये हमको देगा सी प्लस डी। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या लिखेंगे, सी प्लस डी, ये हमको देगा ए प्लस बी। मतलब जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन में। ठीक है, इस ऐसा कन्वर्जन हो जाता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम के केस में। सबसे पहला पॉइंट तो कहता क्या है, इक्विलिब्रियम equilibrium can be achieved from either side। ठीक है, either side कहने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम चाहे तो रिएक्टेंट के साइड से हो सकता है, चाहे तो प्रोडक्ट के साइड से हो सकता है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, H2 प्लस I2, ये हमको क्या देगा, ये हमें देगा 2HI। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 मोल, आयोडीन है 1 मोल, और हाइड्रोजन आयोडाइड हमको कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 मोल। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ H2 reacts with 1 मोल of I2 to give 2 मोल of HI। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा हो गया फॉरवर्ड कंडीशन का, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक, इसी चीज को हम बैकवर्ड में लिखेंगे क्या, कि 2 मोल ऑफ HI। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड अगर ब्रेक करेगा, 2 मोल ऑफ HI व्हेन ब्रेक्स it gives 1 mole of H2 and 1 mole of I2। ठीक है, इसको हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन।
ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो चेंज होना है वो चेंज होगा क्या, चेंज क्या होगा, मान लीजिए कि हम इस जगह पे प्रोडक्ट में सपोज इफ वी ऐड रेडियो एक्टिव आयोडीन। ठीक है, देखो आयोडीन जो है वो रेडियो एक्टिव भी पाया जाता है, ये आयोडीन के आइसोटोप्स में आते हैं। ठीक है, अब कैसा क्या देखा गया है कि जब आयोडीन हम इस रिएक्शन में ऐड करेंगे, ठीक है, जब रिएक्शन 1 में अगर हम आयोडीन ऐड करते हैं तो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज इफ वी ऐड रेडियो एक्टिव आयोडीन इन द रिएक्शन, then there is no effect on the equilibrium of the reaction. ठीक है, that is at equilibrium आपका forward reaction is equals to backward reaction. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं सो we can say that equilibrium can be achieved from either side। ठीक है, आइदर साइड मतलब चाहे तो बैकवर्ड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ अगर हम जाते हैं तो इक्विलिब्रियम आ सकता है, चाहे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो इक्विलिब्रियम आ सकता है। कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन से अगर हम बढ़ रहे हैं तो भी इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन से बढ़ रहे हैं तो भी इक्विलिब्रियम हम अचीव करेंगे। ठीक है, दोनों केस में क्या होगा, हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर होना चाहिए किसके, बैकवर्ड रिएक्शन के, तब जाके हमको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है तीनों को। आलोक कहाँ गायब हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। देखिए सेकंड इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट से रिएक्शन में या इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो एक सिंपल सा रीजन है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन द इक्विलिब्रियम, मतलब कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देयर इज नो इफेक्ट of
catalyst in the equilibrium। देखो कैटलिस्ट का काम क्या है कि या तो रिएक्शन को फास्ट करना या फिर रिएक्शन को स्लो करना। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही काम कर सकता है कि इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचाने में ये मदद कर सकता है, चाहे तो रिएक्शन फास्ट करके, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम को लेट से पहुंचाने में काम करेगा, चाहे तो रिएक्शन स्लो करके। तो कैटलिस्ट का दो काम है, या तो रिएक्शन को फास्ट करेगा या फिर रिएक्शन को स्लो करेगा। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन स्लो होना चाहिए। अगर रिएक्शन फास्ट होता है तो इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, अगर रिएक्शन स्लो है तो इक्विलिब्रियम लेट से आएगा। ठीक है, ये इसका इफेक्ट है। देन पॉइंट नंबर 3 कि केमिकल इक्विलिब्रियम is dynamic in nature। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये नेचर में डायनामिक टाइप का होता है। डायनामिक कहने का मतलब है कि रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, तो इस जगह पे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate of backward reaction। ठीक, तो देखो एक चीज ध्यान से देखिए, सुनिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता, जैसे इक्विलिब्रियम जब आ गया, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन रुक गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पहले कि इक्विलिब्रियम पे हमको रिएक्शन रुक जाता है, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, सिर्फ हमको देखने में लगता है कि मेरा रिएक्शन रुक चुका है। तो इसका बेसिक रीजन क्या है? जैसे देखो, ये हमारा एक इक्वेशन है H2 प्लस I2। ठीक, ये हमको क्या दे रहा है? 2HI। ठीक है, अब इधर से जब इधर जा रहा है तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब इधर से इधर आएगा इसको हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम the reaction appears to be stopped। ठीक है, रिएक्शन हमको ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अभी कंटिन्यूअसली चलने का मतलब क्या है? तो देखिए, जब ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम के बाद की कंडीशन में बता रहा हूँ कि जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो होता क्या है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या करता है उस टाइम? वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और प्रोडक्ट क्या करता है? वापस से इसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब कंटिन्यूअसली चलता है तो हमको क्या लगता है कि ये रिएक्शन रुक चुका है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुक जाता है, कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होते। लेकिन एक्चुअल कंडीशन ये है कि रिएक्शन चलता रहता है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक साथ चलने की वजह से हमको लगता है कि ये रिएक्शन रुक गया है। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के काम आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे?
ठीक है संदीप आपको नेक्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है तो देखो इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि ये टॉपिक है, इसके बगैर इक्विलिब्रियम हम समझ नहीं सकते। अभी मास एक्शन का मतलब क्या है, तो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जैसे A प्लस B, ये हमको क्या दे रहा है C प्लस D। ठीक है अब इक्विलिब्रियम मान लीजिए एट इक्विलिब्रियम, मैंने आपको टाइम स्टैम्प पढ़ाया था। ठीक है मान लो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि ये हो जाता है 40% और ये रह जाता है 60%। ठीक ये तब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का 60% जो है ये रिएक्ट किया। ठीक है 60% है जो रिएक्ट कर रहा है और 40% जो है ये बचा हुआ रह जाता है। ठीक तो ये जो 60% है ये होता है एक्टिव मास। ध्यान से समझो इस एक्टिव मास को। ठीक है एक्टिव मास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 60% जो है वो हो गया आपका एक्टिव मास। तो एक्टिव मास बेसिकली कहते किसको है कि पूरे रिएक्टेंट में जितना अमाउंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है उसको हम यहाँ पे कहेंगे एक्टिव मास। और इसी एक्टिव मास के ऊपर ये लॉ दिया गया है। लॉ का नाम क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब पूरे मास में, ठीक है पूरा मास यहाँ कितना हो गया 100%। ठीक है मास कितना हो जाएगा पूरा यहाँ पे हो जाएगा 100% और एक्टिव मास कितना हो जाएगा तो 60%। तो इस 100 में से टोटल कितना रिएक्ट कर रहा है तो सिर्फ 60% ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ये 60% कहलाता है एक्टिव मास और इसी कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा rate of reaction is directly proportional to the active masses of reactant or product raised to the power of molar concentration। ठीक है तो कहता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इस जगह पे जो यहाँ इसका फॉरवर्ड रेट होगा इसका बैकवर्ड रेट होगा। ठीक है रिएक्टेंट का फॉरवर्ड रेट और प्रोडक्ट का बैकवर्ड रेट। तो कहता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके तो एक्टिव मासेस के। एक्टिव मास यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे एक्टिव मास हो गया है 60%। ठीक है जो एग्जाम्पल हमने लिया है तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास कितना हो जाएगा 60%। तो इस 60% का जो मोलर कंसेंट्रेशन होगा, मोलर कंसेंट्रेशन कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं कोई भी रिएक्शन में जब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं जैसे इस जगह पे देखो मान लीजिए 1 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, तो ये जो 1 2 3 1 ये जो नंबर्स हैं इसे हम कहते हैं मोलर कंसेंट्रेशन।
ठीक है, इसे हम कहते हैं मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन मोलर कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके किसके मासेस के? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस के ऊपर। ठीक है, तो इसी चीज को लिखेंगे आगे। R1, R1 क्या है हमारा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is directly proportional to A B। ठीक है, तो R1 is equals to K1 A B। ये हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। उसी तरीके से हम बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। R2 is equals to rate of backward reaction is directly proportional to the concentration of C और concentration of D। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स हमको कंसेंट्रेशन टर्म बताता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, स्क्वायर बॉक्स represents concentration। ठीक है, अभी R2 is equals to K2 C और D। ठीक है, यहां तक समझ में आया? लॉ ऑफ मास एक्शन यहां तक समझ में आया? देखो ये खत्म नहीं हुआ है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? या एक बार पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए क्लियर है कि नहीं। अरे नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है क्या सबका? मौसम खराब है यार बहुत। ठीक है, मौसम खराब है काफी। चलो ठीक, वीडियो बना रहे, वीडियो अपलोड होगा, देखिएगा लोग। चल देखते हैं आगे। ठीक है, तब तक बाकी लोग आ ही जाएंगे वैसे। अब देखो, एट इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो R1 है वो बराबर होना चाहिए किसके? R2 के। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ये हमारा कंडीशन। तो हम कह सकते हैं K1 A कंसेंट्रेशन ऑफ A और कंसेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू K2 कंसेंट्रेशन ऑफ C कंसेंट्रेशन ऑफ
ठीक है, देयरफॉर K1 by K2 is equals to concentration of C, concentration of D divided by concentration of A और concentration of B, ठीक। और देखो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास जो K1 है और K2 है ये दोनों रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो Kc इज इक्वल्स टू C concentration of D divided by concentration of A और concentration of B। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि K1 जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, K2 जो है ये रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक। क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब है, देखो ध्यान से समझो कि हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरीके से कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट जो है ये भी कांस्टेंट होगा, उसी तरीके से कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे K1 K2 दोनों कांस्टेंट है, इस वजह से हमने एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया जिसको Kc कहेंगे, ठीक है। Kc जो है ये पूरे रिएक्शन के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरीके से C और D हमारा प्रोडक्ट है और A और B हमारा रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है जो हमारा कंप्लीट होता है। वेयर K1 जो है दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। उसी तरीके से K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। उसी तरीके से Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जो C है वो कंसंट्रेशन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखिए मैंने मोलर कंसंट्रेशन को यूज किया है, तो हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे उस फॉर्मूले में हम लोग मोलर कंसंट्रेशन को यूज करेंगे, ठीक है। कैसे? फॉर ए जनरल रिएक्शन, तो जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो सी प्लस डी, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो R1 जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू द मोलर पावर का, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन कह लीजिए, बी रेज्ड टू मोलर कंसंट्रेशन। इसी तरीके से हम R2 लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, R2 इज इक्वल्स टू C
रेज्ड टू मोलर कंसेंट्रेशन और डी रेज्ड टू मोलर कंसेंट्रेशन डी। ठीक है, तो R1 इज इक्वल्स टू A raised to molar concentration of A, B raised to molar concentration of B। ठीक है, और यहाँ पे एक आपके पास K1 आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। तो R2 इज इक्वल्स टू K2 C रेज्ड टू मोलर कंसेंट्रेशन C और D रेज्ड टू मोलर कंसेंट्रेशन D। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम सेम कंडीशन लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम R1 इज इक्वल्स टू R2। तो उसी तरीके से हम लिखेंगे K1 A का पावर A B का पावर B इज इक्वल्स टू K2 C का पावर C और D का पावर D। ठीक है, फिर सेम काम करेंगे, K1 अपॉन K2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू C का पावर C D का पावर D, उसके बाद A का पावर A और B का पावर B। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे KC बराबर C का पावर C D का पावर D। इसी तरीके से रिएक्टेंट का A जो है A का पावर A और B का पावर B। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ये किसी भी रिएक्शन के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि KC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ठीक है, मोलर कंसेंट्रेशन का पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला क्रिएट हो गया यहाँ पे। देन फॉर गैसेस, देखो इसी रिएक्शन को हम गैस के लिए कैसे लिखते हैं, फॉर गैसेस। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हम लोग अभी तक क्या बात कर रहे थे, तो जब हमने मास लिया था तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसेंट्रेशन। ठीक है, कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो मोल्स में हो सकता है, जनरली हम मोलर कंसेंट्रेशन ले रहे हैं तो ग्राम में हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जनरली क्या बात कर रहे हैं, तो मोलर कंसेंट्रेशन की। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं मोल्स की। लेकिन जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में मास कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक, गैसेस में क्या कंसीडर किया जाता है, तो वो होता है प्रेशर। ठीक है, क्योंकि गैस का मास फील नहीं होता हमको गैस का प्रेशर फील होता है। जैसे हवा है तो हवा का हमको वजन कभी फील नहीं होता, हवा का दबाव फील होता है, हवा का जो प्रेशर है वो हमारे सिर पे फील होता है। तो इसीलिए गैसेस के कंडीशन में जो ये इक्वेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे वैसे ही जैसे ए स्मॉल बी कैपिटल बी, इक्विलिब्रियम साइन है सी स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। ठीक है, तो पी ए ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, संदीप आज क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है।